सीबीआई के आदमियों को ठिकाने लगाने के बाद अगरचे जुहू के इलाके में उनकी तलाश के कोई आसार न मिले, लेकिन हाजी मस्तान ने बंगले के पहरेदारों में इजाफा कर दिया। इस वाक्य को गुजरे 10-12 रोज ही हुए थे कि मैंने पूना जाने का फैसला किया। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल ने बेहद इसरार करके मुझे हिफाजत के लिए 6 आदमी अपने साथ ले जाने पर मजबूर कर दिया। मैं पूना में भारत के 39 माउंटेन डिवीजन और खुसूसन 17 पूना हॉर्स टैंक रेजिमेंट का मुशाहिदा करना चाहता था। ये पहाड़ी डिवीजन भारत ने 1962 में चीन भारत जंग के बाद रेस किया था। इस डिवीजन के जवानों को पहाड़ी जंग की खुसूसी तरबियत दी गई थी और उसे हल्के खुदकार अमेरिकन असलहे से लैस किया गया था। इस डिवीजन के पास खुसूसी तौर पर तैयार की गई जीपें, ट्रक और ट्रैक्स वाले एपीसी यानी आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और तोपखाने के पास खुसूसी मार्टर गन्नों के अलावा हल्की और ज्यादा रेंज वाली तोपें थीं। नंबर 17 पूना हॉर्स भी इस डिवीजन में शामिल थी। 1971 की पाक भारत जंग में 17 पूना हॉर्स की बहादुरी की पाकिस्तानी जर्नैलों ने भी तारीफ की थी। मैं इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि अगर पाकिस्तान के पास बेहतरीन लड़ाका फौज है तो भारत के पास भी कम मेयारी फौज नहीं। दोनों ममालिक की फौजों की तरबियत का अंदाज भी एक ही है। उनके पास असलहा भी हमसे हमेशा बेहतर और वाफिर मिकदार में रहा है। फौजों की तादाद भी हमसे कई गुना ज्यादा है। कमी है तो जज्बा ईमान और शौक़ शहादत की। भारतीय फौजियों को दलेर बनाने के लिए शराब दी जाती है, जबकि पाकिस्तानी फौजियों ने 65 और 71 की जंगों के दौरान बेशतर वक्त सिर्फ चने और गुड़ खाकर दुश्मन के दांत खट्टे किए। पाकिस्तानी फौजी लड़ते वक्त अपने असलाफ की बहादुरी के कारनामों को दोहराते और बदर हुनैन और कादसिया के मुजाहिदों की जांबाजी को पेश नजर रखते, जबकि भारतीय अफवाज को अपने माजी की जंगों में सिवाय शिकस्त और महकूमी के कुछ नजर नहीं आता। पूना बंबई से 100 किलोमीटर से कुछ ज्यादा फासले पर एक पहाड़ी और सेहत अफजा शहर है। 2 गाड़ियों पर मुश्तमिल हमारे काफिले ने पूना में एक होटल में कयाम किया। दूसरे रोज हम शहर की सैर को निकले। सैर से मेरा मकसद छावनी का सर्वे करना था। मेरा छावनी के अंदर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। यहाँ भी छावनी के इर्द गिर्द फौजियों के लिए शराब खाने मौजूद थे। मैंने इन्हीं शराब खानों में किस्मत आजमाई का फैसला किया। शाम 8 बजे मैंने 3 मुहाफिज साथ लिए और एक शराब खाने में पहुंच गया। मुझे ये देखकर ताज्जुब हुआ कि वहाँ सिर्फ इक्का दुक्का फौजी मौजूद थे। दूसरे शराब खानों का भी यही हाल था। बड़े मोहतात अंदाज में इधर उधर की आम गुफ्तगू करते हुए मैंने एक फौजी से पूछा कि इतनी बड़ी छावनी होने के बावजूद यहाँ बेरौनकी क्यों है। उसने बताया कि सारा डिवीजन सियालकोट सेक्टर के करीब जम्मू मूव कर गया है। डिवीजन हेडक्वार्टर्स में सिर्फ इंतजामिया से वाबस्ता चंद 100 जवान और अफसर रह गए हैं। मैंने कहा 17 पूना हॉर्स में मेरा एक मेजर दोस्त था। उस जवान ने बताया कि ये रेजिमेंट भी डिवीजन के साथ चली गई है। उस जवान को कई ग्लास पिलाने के बाद मैं सिर्फ यही मालूम कर सका कि उस रेजिमेंट में फ्रांसीसी AMX-13 और रूसी T-57 टैंक भी हैं। चूंकि डिवीजन ही वहां से मूव कर चुका था, इसलिए मेरा मजीद मालूमात हासिल करना बेसुध था। नेपाल से मैंने इस डिवीजन की मौजूदा पोजीशन और दीगर मालूमात पाकिस्तान लिख भेजी। पूना में हम 2 दिन शहर और मज़ाफात की सैर करते रहे। यहाँ भी एक फिल्म स्टूडियो शालीमार था जिसके मालिक WZ अहमद आजकल लाहौर में मुकीम है। बम्बई की पुरहुजूम और शोरगुल से भरपूर जिंदगी से उकता कर साहिब हैसियत लोग यहाँ आराम करने और थकावट दूर करने आ जाते हैं। यहाँ पर धड़ाधड़ मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज भी कायम हो रही थी। होटल में ठहरे एक आदमी ने बताया कि महाबलेश्वर बहुत ही पुरफजा, खूबसूरत और सरसब्ज मकाम है। मेरे पास करने को कोई काम तो था नहीं, इसलिए महाबलेश्वर जाने का फैसला किया, लेकिन हमें पहले बम्बई जाना था। अगले रोज हम बम्बई पहुंचे तो बंगले में हाजी मस्तान का पैगाम मौजूद था कि वापसी पर फौरी उससे राब्ता करूं। मैंने फोन किया तो हाजी मस्तान मौजूद न था। शाम गए हाजी मस्तान का फोन आया। उसने मुझे कहा कि जरूरी बात है, अगर मुमकिन हो तो अभी, वरना सुबह चलाऊं। मेरी ऐसी कौन सी मसरूफियत थी। 1 घंटे के अंदर ही मैं मालाबार हिल पर उसके बंगले में पहुंच गया। इधर उधर की रस्मी बातों के बाद मस्तान ने कहा कि पाकिस्तान से तुम्हारे लिए ये ऑर्डर आए हैं कि अगर सेहतयाब हो चुका है तो 15 रोज के अंदर खटमंडू नेपाल में पाकिस्तानी सिफारत खाने में रिपोर्ट करूं। हाजी मस्तान मुझसे बहुत ही करीब हो चुका था। कहने लगा, अगर नहीं जाना चाहते तो 4-5 माह तो सेहतयाब न होने का उज्र करके यहाँ रह सकते हो। मैंने कहा कि 1 दिन तो जाना होगा। हाजी मस्तान ने एक और ऑफर दी। कहने लगा, तुम्हारी तमाम फैमिली को यहाँ बाहिफाजत मंगवा लूंगा और सबको भारतीय शहरियत भी ले दूंगा। हमेशा के लिए यहीं सेटल हो जाओ। जुहू वाला बंगला भी तुम्हारे नाम कर दूंगा। चाहो तो मेरे साथ मेरे काम में शामिल हो जाना और अगर कोई कारोबार करना चाहो तो जितना रुपया दरकार हो मैं दूंगा। जब उसने अपनी बात खत्म की तो मैंने उसका हाथ थाम लिया और बड़े नर्म और अपनायत के लहजे में कहा, मस्तान भाई, अब तक के तुम्हारे हुस्न सुलूक से मुझे पूरा यकीन है कि तुमने मुझे जो ऑफर दी है उससे भी बढ़कर मेरे लिए करोगे।
होंगे, लेकिन दो बातें तुम भूल गए। अव्वल ये कि मैं अपने महकमे के लिए नहीं बल्कि अपने वतन की भारतीयों के हाथों तौहीन और जिल्लत को बर्दाश्त न करते हुए खुद वॉलंटियर करके भारत आया था। मुझे अपने वतन और उसकी मिट्टी से बेइंतहा प्यार है, उसे मैं कभी नहीं छोड़ सकता। दूसरी बात यह है कि मैं एक आजाद मुल्क का आजाद शहरी हूँ। वहाँ न मेरे हुकूक सलब किए जाते हैं और न ही मुझे दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। भारतीय मुसलमानों का हाल तुम मुझसे बेहतर जानते हो। उनकी हालत एक आजाद मुल्क में महकूमों जैसी है। उनसे दूसरे दर्जे के शहरियों से भी बदतर सुलूक किया जाता है। क्या तुम पसंद करोगे कि मैं और मेरी फैमिली आजादी की नेमत को ठुकरा कर भारतीय हिंदुओं की गुलामी का तौक पहन लें, अपनी इस्लामी माशरत को छोड़कर हिंदू की मुतासिबाना तहजीब की भूल भुलैयों में गुम हो जाएं? क्या तुम ये पसंद करोगे कि मेरा लड़का यहाँ की तहजीब का असर लेकर अस्सलाम वालेकुम कहने की बजाय नमस्ते कहना शुरू कर दे? क्या तुम इतनी बड़ी बंबई में एक भी ऐसी मुसलमान औरत दिखा सकते हो जो अपने लिबास और अपने वज़ाक़ता से मुसलमान लगती हो? अगर तुम ये सब चाहते हो तो मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है। हाजी मस्तान मेरी बातें बहुत गौर से सुन रहा था। मैंने बात खत्म की तो वो कुछ देर खलाओं में घूरता रहा। शायद दूर बहुत दूर वो आजादी की उस रोशनी को तलाश कर रहा था जो भारतीय मुसलमानों की जिंदगियों में अभी तक उजाला न कर सकी थी। बर्रे सगीर की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ था कि हाकिम महकूम और महकूम हाकिम बन बैठे थे। मैंने उसे सोचों की दुनिया से वापस लाते हुए कहा, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा दोस्त जिसे तुम भाई से भी ज्यादा अजीज समझते हो अपने वतन की पहली मंजिल की तरफ जा रहा है। तुम्हारे प्यार और खुलूस को मैं कभी नहीं भूलूंगा। बम्बई में तुम्हारा वजूद न सिर्फ यहाँ के बासी मुसलमानों की सलामती का जामिन है बल्कि पाकिस्तानियों के लिए भी एक बड़ा सहारा है। बंबई में अगर तुम और यूसुफ पटेल न होते तो मेरा क्या हशर होता। मुझे यकीन है कि आइंदा भी तुम अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए अपने दिल और घर के दरवाजे इसी तरह खुले रखोगे। बंबई से मेरी रवानगी का फैसला हो गया तो अलविदाई दावतों का सिलसिला चल निकला। 2 बार हाजी मस्तान ने और 2 बार यूसुफ पटेल ने अपने घरों पर पुरतकल्लुफ डिनर दिए। मेरी सेफ्टी के पेश नजर मेहमानों की तादाद महदूद रखने के बावजूद हर डिनर पर 40-50 मेहमान तो जरूर होते थे। मेरे कहने पर उन्होंने महज चंद मखसूस दोस्तों से मेरा ब्रिटिश नेशनल के हवाले से तारुफ करवाया। मेरी नेपाल रवानगी का मस्तान और यूसुफ ने अपने करीबी साथियों को भी नहीं बताया था। ये 1975 का आगाज था। नेपाल की सख्त सर्दी के पेश नजर मैंने लेदर जैकेट और कई गर्म कपड़े खरीदे। मैं अपने साथ कम से कम सामान ले जाना चाहता था, लेकिन फिर भी दिल्ली से लाए हुए 2 सूटकेस छोटे पड़ गए। मैंने 2 बड़े सूटकेस खरीदे। एक निहायत आला रेनकोट लिया जिसकी टोपी गर्दन तक लंबी और साइड के दोनों फ्लैप आधे से ज्यादा चेहरे को ढांप लेते थे। रवानगी का दिन तय करने से पहले नेपाल जाने के लिए रास्ते का तयन करना जरूरी था। हवाई सफर तो खारिज अज बहस था। अखबारों में मेरी तस्वीरें और जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर इनाम के इश्तेहारात कई मर्तबा छप चुके थे। पुलिस, सीबीआई और डीएमआई के आदमी हर सू मेरी बू सूंघते फिरते थे। सूरत हाल ऐसी थी कि मैं बंबई एयरपोर्ट पर ही धर लिया जाता। जमीनी रास्ते 2 थे। एक पटना से होते हुए नेपाल भारत बॉर्डर तक जाता था। ये रास्ता छोटा था लेकिन सफर के दौरान स्टीमर के जरिए दरिया क्रॉस करना पड़ता था। साबिका मशरकी पाकिस्तान से आने वाले पाकिस्तानी और बिहारी महाजरों के काफिले इसी रास्ते से नेपाल जाते थे। दौरान सफर कई बार उनकी चेकिंग होती और जरा सा शक पड़ने पर कि ये पाकिस्तानी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता या फिर भारी रिश्वत वसूल की जाती। स्टीमर के घाट पर तो चेकिंग के बहाने इन लुटे पटे मुहाजिरीन का बचा कुचा सामान भी लूट लिया जाता। मेरा उस रास्ते से जाना भी कतई गैर महफूज था। अब सिर्फ ट्रेन के जरिए लंबा चक्कर काटकर और जिगजैग मंजिलें तय करते नेपाल की सरहद तक पहुंचा जा सकता था। ये सफर इस लिहाज से भी महफूज था कि बेशतर हिस्सा ट्रेन में तय होना था। मैंने सारे भारत के तफसीली नक्शे खरीद लिए और अपनी मंजिलों को मार्क करके ज़हन नशीन कर लिया। सफर की तमाम तफसीलात तय करने के बाद रवानगी का फैसला हुआ। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल इस बात पर मुसिर थे कि उनके मुसल्ला आदमी मेरी हिफाजत के लिए नेपाल के बॉर्डर तक मेरे हमरा जाएं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। स्मगलिंग के धंधे में मुलव्विस उनके कारिंदों की मालूमात सिर्फ बंबई और निवाही इलाकों तक महदूद थी। ये सारे तकरीबन अनपढ़ थे। जिस रास्ते से मैं जा रहा था वहाँ उनसे अगर मामूली सी भी आम पुछगिछ होती तो वो काबिल इत्मीनान जवाब देने से कासिर थे। मैंने ये ऑफर रद्द कर दी तो उन्होंने कहा कि बनारस तक के लिए रेल का एसी कूपे रिजर्व करवा देते हैं। मैंने उन्हें कहा कि मैं पुरहुजूम डब्बे में सफर करना चाहता हूँ। मेरे लिए अगर एसी डिब्बा रिजर्व करवाया गया तो खामखा रेलवे और पुलिस वालों की नजरों में आ जाऊंगा जो हर छोटे बड़े स्टेशन पर मशकूक अफराद को तलाश करते फिरते हैं। और ये हकीकत भी थी कि पाकिस्तानी महाजरों के काफिलों और भारतीय POW कैंपों से फरार होने वाले और हथियार न डालने वाले फौजियों की तलाश भारतीय पुलिस के लिए रिश्वत का बहुत बड़ा जरिया बन चुकी थी। मेरे बहुत समझाने के बाद बिलाखिर ये फैसला हुआ कि बंबई सेंट्रल स्टेशन से बनारस
तक का सफर मैं अपर क्लास में करूंगा। 18 जनवरी 1975 के लिए एक नए नाम रमेश साहनी से अपर क्लास का स्लीपर रिजर्व करवा लिया गया। हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल ने बहुत इसरार किया कि मैं जितनी रकम चाहूं उनसे ले लूं, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मेरे पास अभी दिल्ली से लाए हुए खासे पैसे मौजूद थे और नेपाल में पाकिस्तानी एम्बेसी ने मेरी देखभाल करनी थी। मैंने उन दोनों को मुझे अलविदा कहने के लिए स्टेशन पर आने से भी रोक दिया। ये दोनों इतने मशहूर मारूफ थे कि बम्बई पुलिस और CBI का हर मुलाजिम उन्हें पहचानता था। रेलवे स्टेशन पर उनके हमरा मुझे देखकर उन महकमों के मुलाजिमों का मेरी तरफ मुतवज्जे होना लाजमी था। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे जूहू के बंगले पर ही अलविदा कहें और स्टेशन पर आपके मुहाफिज छुपकर ट्रेन की रवानगी तक मुझे कवर दें। शाम 6 बजे ट्रेन की रवानगी का वक्त था। मस्तान और यूसुफ ने दोपहर का खाना जूहू के बंगले पर मेरे हमरा खाया। शाम 5 बजे तक हम बातें करते रहे। हाजी मस्तान ने दोबारा मुझे कहा कि अगर नेपाल में मुझे कभी भी उसकी जरूरत महसूस हो तो फौरी तौर पर उसे टेलीफोन पर इत्तला दूं। पहली फ्लाइट से वो खुद या उसके मोतमिद साथी काठमांडू पहुंच जाएंगे। मेरी रवानगी के वक्त वो मुझसे यूं भींच कर गले मिले जैसे ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। नेपाल से मैं पाकिस्तान चला आया और कुछ अरसे के बाद गमे दुनिया और गमे रोजगार में 16 साल सऊदी अरब और सिंगापुर में गुजारे। पहले यूसुफ पटेल और बाद में आज से चंद साल पहले हाजी मस्तान का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के साथ ही दोनों के गिरोह भी खत्म हो गए और बंबई में उन जैसा दलेर और मुसलमानों को तहफ्फुज देने वाला कोई न रहा। भारतीय दहशतगर्द और पाकिस्तान और मुसलमानों का इंतहाई दुश्मन बाल ठाकरे, जो बंबई में खौफ की अलामत बन चुका था, उनकी जिंदगी में भीगी बिल्ली बना रहता था। मुझे सिंगापुर में बंबई के एक मुसलमान ने बताया कि बाल ठाकरे को परपुर्जे निकालते देखकर हाजी मस्तान ने उसे एक बार उठवा लिया था। मस्तान के साथी तो उसे खत्म करना चाहते थे, लेकिन बाल ठाकरे ने मस्तान के कदमों पर अपना माथा रख दिया और गिड़गिड़ा कर जिंदगी की भीख मांगता रहा और अपना सर उस वक्त तक उसके कदमों से न उठाया जब तक कि मस्तान ने उसकी जान बख्शी न कर दी। शाम 5 बजे मैं सबसे विदा होकर ड्राइवर के हमरा स्टेशन के लिए रवाना हुआ। उस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही थी और इस बारिश ने बेरगंज नेपाल पहुंचने तक साथ दिया। 6 मुहाफिज 2 कारों में हमारे पीछे आ रहे थे। मैंने बरसाती पहन रखी थी। मेरे सामान में 2 सूटकेसों के अलावा कॉफी से भरा एक थर्मस और एक पैकेट में ढेर सारे सैंडविच थे। स्टेशन पहुंचकर मैंने ड्राइवर से हाथ मिलाया और कुलियों से सामान उठवाने लगा। इस दौरान मुहाफिज उस प्लेटफॉर्म पर फैल चुके थे जहां बनारस जाने वाली ट्रेन खड़ी थी। अपने डिब्बे में सामान रखवाने के बाद मैं ट्रेन के दरवाजे में खड़ा हो गया। मैंने प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ जगहों पर खड़े मुहाफिजों को देख लिया और उन्हें अलविदा कहने के लिए ही मैं दरवाजे में खड़ा था। ठीक वक्त पर इंजन ने विसल दी। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता रेंगना शुरू हुई तो एक मुहाफिज भागता हुआ मेरे पास आया और एक बड़ा ब्रीफकेस मुझे थमाते हुए बोला, ये दोनों सेठों ने आपके लिए भेजा है। ब्रीफकेस मुझे देते ही वो प्लेटफॉर्म के हुजूम में गुम हो गया। इतने में गाड़ी ने भी रफ्तार पकड़ ली थी। मैं हाथ हिला हिला कर मुहाफिजों को अलविदा कह रहा था। जब गाड़ी की रफ्तार खासी बढ़ गई और प्लेटफॉर्म बहुत पीछे रह गया तो मैं अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मैंने ब्रीफकेस खोला तो वो भारतीय करेंसी और अमेरिकी डॉलरों से भरा हुआ था। इससे पहले के दूसरे मुसाफिरों की उस पर निगाह पड़ती, मैंने उसे बंद कर दिया। बाद में मौका मिलने पर मैंने ऊपर अपने स्लीपर पर जाकर नोटों को गिना तो 30,000 अमेरिकी डॉलर और 3 लाख भारतीय करेंसी थी। मैंने हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल से रकम लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन उन दोनों ने मुझे खाली हाथ जाने न दिया, बल्कि इस तरीके से और ऐसे वक्त मुझे अपनी मोहब्बत और खुलूस से भरा ये तोहफा दिया जिसे मैं लौटा भी न सकता था। बंबई से बनारस तक तकरीबन 25 घंटे के सफर के दौरान मैं हद्दुल इम्कान ट्रेन से कम ही बाहर निकला। दूसरी शाम ढले ट्रेन बनारस पहुंची। सफर के दौरान डिब्बे के दूसरे मुसाफिरों ने मुझसे बातचीत करना चाही तो मैंने सॉरी नो इंग्लिश कहकर खुद को जर्मन जाहिर करते हुए जान छुड़ा ली। सफर के दूसरे दिन दोपहर के वक्त इलाहाबाद आया। दिल्ली में क़याम के दौरान मैं 2 मरतबा इलाहाबाद आया था और यहाँ पर मुतय्यन 12 सिख लाइट इन्फेंट्री के रेजिमेंटल सेंटर से कई अहम मालूमात हासिल की थी। मैं यहाँ पाकिस्तानी जंगी कैदियों के दोनों कैंपों के गिर्द भी मंडलाता रहा। उस वक्त मैं एक तरह से आजाद था, लेकिन अब हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हर आंख मुझे घूरती हुई और हर शख्स मुझे भारतीय पुलिस या फौज का कारिंदा दिखाई देता। इसलिए मैंने प्लेटफॉर्म पर जाने की बजाय डिब्बे में रहने ही में आफियत समझी। अजीब इत्तेफाक था कि बनारस में भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। स्टेशन से बाहर आकर मैंने सवारी पकड़ी और मरकजी जामे मस्जिद के करीब एक दरमियाने दर्जे के होटल में कमरा ले लिया। मैंने उस होटल में एक खास बात देखी। हर कमरे में हिंदुओं के भगवानों और देवताओं की 20 से ज्यादा तस्वीर दीवारों पर टंगी हुई थी। यानी हिंदुओं का मजहबी शहर होने की वजह से होटलों के ग्राहकों को अपने अपने देवताओं के दर्शन कमरों में ही करवाने का इंतजाम था।
میں نے صبح بنارس اور شام اودھ کے حسن کا تذکرہ کتابوں میں پڑھا تھا۔ شام اودھ تو نواب واجد علی شاہ کے ساتھ ہی ختم ہو گئی تھی، لیکن بنارس کی صبح دیکھنے کا موقع میں گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ بارش بھی تھم چکی تھی۔ میں سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی اس منظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہوٹل سے باہر آ گیا۔ ہندو مرد اور عورتوں کا ایک ہجوم تھا جو سفید دھوتیاں باندھے پوتر گنگا میں اشنان کر کے اپنے گناہ دھونے جا رہا تھا۔ درجنوں غیر ملکی ٹورسٹ بھی گنگا کنارے کھڑے اپنے کیمروں میں ان مناظر کو محفوظ کر رہے تھے۔ میں بھی ان میں شامل ہو گیا۔ ایک قابل دید منظر تو طلوع آفتاب کا تھا۔ بنارس کے سینکڑوں چھوٹے بڑے مندروں کے سنہری کلشوں سے ٹکرا کر منعکس ہونے والی سورج کی شعاؤں نے ہر طرف ایک آگ سی لگا رکھی تھی۔ یہ واقعی ایک قابل دید منظر تھا۔ دوسرا منظر ذرا دنیاوی اور ہندوؤں کی ضعیف الاعتقادی کا مظہر تھا۔ زمانے بھر کی آلودگیوں اور چتاؤں کی راکھ سے بھری پوتر گنگا میں کپڑوں سے بے نیاز ہزاروں ہندو عورتیں اور مرد اشنان کر رہے تھے۔ ذرا سی بات پر شرم سے لجا کر چھوئی موئی ہو کر لمبا گھونگھٹ نکالنے والی ہندو دیویاں یہاں ہزاروں مردوں کے سامنے اتنی بے باکی اور بے حیائی سے اشنان کر رہی تھیں کہ انہیں دیکھ کر سویڈن کے بیچ پر نہانے اور سن باتھ لینے والی جل پریاں بھی حیرت سے منہ میں انگلیاں داب لیں۔ واقعی دونوں مناظر قابل دید تھے۔ 9 بجے میں ہوٹل واپس آ گیا اور ناشتہ کر کے بسوں کے اڈے کی راہ لی۔ میرا اگلا پڑاؤ اعظم گڑھ تھا۔ یہاں کی بسیں بڑی آرام دہ ہیں۔ ٹھیک وقت پر روانگی اور منزل پر پہنچنے کے علاوہ ایک بھی زائد مسافر نہ بٹھانا ان کا خاصہ ہے۔ اڈے پر پہنچتے پہنچتے بوندا باندی پھر شروع ہو چکی تھی جو بس کی روانگی تک موسلا دھار بارش میں بدل گئی۔ اعظم گڑھ سے میں نے دوسرے روٹ کی بس لی جو گورکھپور جاتی تھی۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو میرا بنارس سے آگے کا سفر سیدھا نہیں بلکہ بل کھاتا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب اور پھر شمال کو ہوتا جاتا تھا۔ میں نے یہ لمبا اور زگ زیگ رستہ اس لیے چنا تھا کیونکہ بمبئی میں مجھے جو اطلاعات ملی تھی ان کے مطابق POW کیمپوں سے فرار ہونے والے پاکستانی فوجی نیپال پہنچنے کی کوشش میں انہی سیدھے راستوں سے گزرتے ہوئے پکڑ لیے جاتے تھے۔ اس لیے الہ آباد اور لکھنؤ سے نیپال کے بارڈر کی طرف جانے والی ٹرینوں اور بسوں کی خصوصی طور پر چیکنگ کی جاتی تھی۔ بس گورکھپور پہنچی تو بارش جاری تھی۔ میں نے بس سے اترنے سے پہلے رین کوٹ کی ٹوپی سے اپنے چہرے کو اور اچھی طرح سے ڈھانپ لیا۔ گورکھپور کے ہوائی اڈے کو تباہ کرنے کے مشن کے دوران میں ساتھیوں سمیت کئی روز یہاں رہا۔ چھوٹا شہر ہونے کی وجہ سے ان دنوں کئی لوگوں نے مجھے دیکھا ہوگا۔ دونوں کاروں کے مالکان بھی جنہیں ہم بے ہوش کر کے زندہ چھوڑ آئے تھے گورکھپور کے ہی رہنے والے تھے۔ جن ہوٹلوں میں ہم ٹھہرے تھے ان کے ملازمین بھی اچھی طرح سے ہمارے چہرہ شناس تھے۔ میں اب تیسری مرتبہ یہاں آیا تھا۔ اس سفر کے دوران یہ شہر میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ بس سے اترتے ہی میں نے بغیر کرایہ طے کیے ایک رکشہ لیا اور اسٹیشن پہنچ کر اسے 10 روپے دیے۔ کلی نے میرا سامان اٹھایا اور میں ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو گیا۔ گورکھپور ایک بڑی فوجی چھاونی بھی ہے۔ اس وقت اسٹیشن پر ایک پوری ریجمنٹ کے جوان اور آفیسر موجود تھے۔ یہ غالباً جاٹ ریجمنٹ تھی جس کو لے جانے کے لیے اسپیشل ٹرین آ رہی تھی۔ پلیٹ فارم پر ریجمنٹ کے جوانوں اور افسروں کے علاوہ ملٹری پولیس کے چاق و چوبند جوان بھی ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ میں جلدی سے ٹکٹ ونڈو کی طرف گیا۔ بدحواسی میں مجھ سے وہاں ایک ایسی فاش غلطی ہو گئی جسے سوچ کر میں اب بھی تھرا اٹھتا ہوں۔ تربیت کے دوران مجھے بھارتی فوجی معلومات کے علاوہ نہ صرف عام ہندی بول چال سکھائی گئی تھی بلکہ بھارتی ہندوؤں کے رہن سہن، تہذیب و تمدن، ادب و آداب کے علاوہ ان تمام باتوں سے تفصیلاً آگاہ کیا گیا تھا جن سے مجھے بھارت میں قیام کے دوران واسطہ پڑ سکتا تھا۔ بھارت میں نے 20 بار ٹرین کا سفر کیا لیکن مجھ سے کبھی ایسی غلطی نہ ہوئی تھی۔ اس کی وجہ غالباً 3 برس تک مسلسل خوف و ہراس کے درمیان رہنے، خطرناک مشن سر انجام دینے، گرفتاری، تشدد اور فرار کے بعد اب آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی امید اور اسٹیشن پر فوجیوں کی بڑی تعداد کو دیکھ کر خطرے کے احساس کا مجموعی ری ایکشن تھا۔ ٹکٹ ونڈو پر میں نے رکسول کا انٹر کلاس کا ٹکٹ مانگا۔ انٹر کلاس کا سنتے ہی ٹکٹ بابو مجھے گھورنے لگا۔ آدھا منٹ وہ پلک جھپکائے بغیر ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھتا رہا۔ اس دوران مجھے بھی اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا۔ اب میں صرف ٹکٹ بابو کے رحم و کرم پر تھا۔ اگر میں وہاں سے بھاگتا تو اس کی ایک ہی آواز پر ادھر ادھر پھیلے فوجی مجھے پکڑ لیتے۔ میرے لیے وہاں کھڑے رہنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی میرے لبوں پر مہر سی لگ گئی۔ میں اپنی غلطی کی تردید میں کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ٹکٹ بابو کو میرے چہرے پر پھیلی دہشت یقیناً صاف نظر آ رہی ہوگی۔ وہ آدھا منٹ مجھ پر صدیوں سے بھاری گزرا۔ ٹکٹ بابو نے بالآخر کرخت لیکن دھیمی آواز میں کہا، یہاں انٹر کلاس نہیں ہوتا۔ تربیت کے دوران مجھے اچھی طرح سے ذہن نشین کروایا گیا تھا کہ بھارت میں کئی سال پہلے ریلوے میں انگریزوں کے دور کی درجہ بندی یعنی 3rd کلاس، انٹر، 2nd اور 1st کلاس ختم کر کے
लोअर क्लास और अपर क्लास में बदल दी गई थी, जबकि पाकिस्तान में उस वक्त तक वही पुराना सिलसिला जारी था। ये गलती मेरी जल्दबाजी और जहनी कैफियत की आईनादार थी। टिकट बाबू ने घूरती आंखों और एक फिक्रे से मुझे बता दिया था कि वो मेरी असलियत जान चुका है। अव्वल तो कद काठ और रंग ही से भारतीय नहीं लगता था, फिर पीओडब्ल्यू कैंपों से फरार होने और हथियार न डालने वाले पाकिस्तानी फौजियों की गिरफ्तारी की दास्तानों से अखबारात के सफ़े भरे होते थे। कैंपों से जो भी फरार हुए उनमें से अक्सर ने नेपाल की राह ली और अपनी लाइल्मी के बायस छोटी छोटी गलतियों से ही पकड़े गए। उस वक्त मेरी हालत यकीनन दीदनी थी। 3 साल से ज्यादा मुद्दत हर लम्हे जिंदगी और मौत का खेल खेलने के बाद जब मैं आजादी की मंजिल के इतने करीब पहुंच चुका था, उस वक्त एक छोटी सी लेकिन फाश गलती की वजह से फिर गिरफ्तारी और घटा घुप अंधेरे में डूब जाने का तस्वुर ही इतना भयानक था जिसे बयान करना मुहाल है। गैर इरादी तौर पर मेरे हाथों ने बरसाती के बटन खोले और पिस्टल को मजबूती से थाम लिया। हजारों मुसल्लह दुश्मनों का मुकाबला मैं अकेला तो कर नहीं सकता था, लेकिन अपनी जान तो ले सकता था, और मेरी जिंदगी और मौत का दारोमदार अल्लाह के बाद टिकट बाबू पर था। मैं आज तक ये नहीं समझ सका कि वो टिकट बाबू इंतहाई रहम दिल था और इंसान के रूप में फरिश्ता था, या कादिर मुतलक ने उसकी जबान बंदी कर दी थी। खुद भारतीय मुसलमानों ने मुझे पकड़वाने की कोशिश की थी और पाकिस्तानी मुसलमान कोरियर ने मुझे गिरफ्तार करवाया था। ये बाबू हिंदू था या मुसलमान, लेकिन मेरे लिए तो रहमत का फरिश्ता बन गया। उसने खामोशी से मुझे रक्सौल का लोअर क्लास का टिकट दिया। उसे पैसे देते वक्त मेरी आंखें तशक्कुर के जज्बात से लबरेज थीं और उसकी आंखों से कल्बी सुकून और इत्मीनान झलक रहा था। मुझे यकीन है कि इस मंजर को अगर कैमरा फिल्म में कैद कर लेता तो वो तस्वीर 2 मुख्तलिफ जज्बों की तर्जुमानी के हवाले से इनाम की हकदार ठहरती। कुली ने मेरा सामान उठा रखा था। हम उस प्लेटफॉर्म पर चले गए जहाँ रक्सौल जाने वाली गाड़ी खड़ी थी। छोटी पटड़ी पर चलने वाली उस गाड़ी का सफर सिर्फ गोरखपुर से रक्सौल और वापसी तक महदूद था। आध घंटे बाद गाड़ी ने हरकत की। इस दौरान मेरी हालत बिल्कुल एक जिंदा लाश जैसी थी। सोचने समझने की सलाहियत मफकूद हो चुकी थी। प्लेटफॉर्म पर फौजियों और मुसाफिरों की चहल पहल थी, लेकिन मुझे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे कुछ साए हैं जो मेरी आंखों के सामने फैलते और सुकड़ते जाते हैं। गाड़ी चलने के खासी देर के बाद मेरे हवास बहाल हुए।